हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इंटरप्लीडर सूट, जो कि सेक्शन में दिया गया है 88 में। एंड ऑर्डर है जो उसका वो है 35 ऑफ द सीपीसी। जो सीपीसी में इंटरप्लीडर की बात करता है वो सेक्शंस में भी डील करता है एंड ऑर्डर में भी डील करता है। जैसे कि हमको पता है, अगर वो सेक्शंस में डील करेगा तब वो सब्सटेंटिव राइट के बारे में बात करेगा, सब्सटेंटिव लॉ के बारे में बात करेगा। जब इंटरप्लीडर सूट ऑर्डर में दिया गया है तब वो प्रोसीजर के बारे में बात करेगा। मींस स्टेप बाय स्टेप इंटरप्लीडर का क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में डील्स करेगा। तो इसीलिए ये सेक्शंस में भी दिया गया है एंड ऑर्डर में भी दिया गया है। बिकॉज सेक्शंस जो है सब्सटेंटिव लॉ के बारे में डील्स करता है एंड ऑर्डर प्रोसीजर के बारे में डील्स करता है। इंटरप्लीडर सूट है जो, उसको हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसका मीनिंग ये है टू लिटिगेट एंड settle the real controversy between the defendants. Means to litigate and settle the real controversy between the defendants. एक्चुअल में जो ये इंटरप्लेटर सूट है, इसका जो रियल डिस्प्यूट है वो डिफेंडेंट के बीच है, प्लेंटिफ के बीच रियल डिस्प्यूट नहीं है, डिफेंडेंट के बीच में रियल डिस्प्यूट है। इसको हम अगर बेसिक एग्जांपल से समझे तो इससे हम, फॉर एग्जांपल जैसे कि ए है, ए ने सड़क में जाते हुए एक घोड़े को पकड़ लिया, जो कि जिसका कोई ओनर नहीं था उस टाइम। ए ने गुड फेथ में घोड़े को पकड़ा ताकि जब उसका ओनर मिल जाएगा वो उसको वापस कर देगा। तो इस सिचुएशंस में बाद में क्या हुआ, दो और बंदे जो क्लेम करने के लिए आ गए, ओनरशिप क्लेम करने के लिए आ गए। बी जो कह रहा है कि ये घोड़ा उसका है, सी जो वो भी ये कह रहा है कि ये घोड़ा उसका है। मींस इसमें जो ओनरशिप क्लेम करने के लिए दो बंदे आ गए। तो ए है जो, वो गुड फेथ में घोड़े को पकड़ा है, बट वो कंफ्यूज हो गया कि वो बी को दे घोड़ा या सी को दे, बिकॉज उसको ओनर का पता नहीं है। तो इस सिचुएशंस को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो ए है वो जा सकता है कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद वो इंटरप्लीडर सूट है वो फाइल कर सकता है। वो कोर्ट को कह सकता है कि ये है घोड़ा, इसका ओनरशिप जो इसका रियल ओनर है उसका डिस्प्यूट है वो सेटल कीजिए। तो कोर्ट इसमें अपना जो वर्डिक्ट है, अपना ऑर्डर सुनाती है। तो ये था इंटरप्लीडर सूट। इसमें जो हमने बताया है ए और बी और सी, इसमें जो रियल डिस्प्यूट है ना वो बी एंड सी के बीच में होता है। मींस ए है जो, वो तो अपनी जो जो उसने प्रॉपर्टी या फिर कोई भी कैटल, मनी वगैरह, ये तो उसने जो पोजेस की है पर वो उसको लौटाना चाहता है, उसको ओनर का पता नहीं है। तो इस सिचुएशन में इंटरप्लीडर सूट फाइल करने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम बेसिक जो इंटरप्लीडर सूट है ना, वो इंटरप्लीडर सूट है वो सर्टेन सम ऑफ मनी भी हो सकता है। मींस जो ए के पास जो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मनी भी हो सकता है, या फिर डेट भी हो सकता है, या फिर गुड्स भी हो सकती है। प्रॉपर्टी है जो इसमें मूवेबल भी हो सकती है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में घोड़ा लिया, वो कैटल में आ जाता है। ये भी हो सकता है कि ए के पास सम ऑफ मनी, उसको पैसे से भरा हुआ बैग मिल जाए और उसको पता नहीं ये किसके पैसे हैं और वो लौटाना चाहता हो, बट बी क्लेम कर रहा हो, सी भी क्लेम कर रहा हो, तो उसमें भी वो इंटरप्लेटर सूट फाइल कर सकता है। या फिर प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है। एंड जो इसमें एक सिचुएशन ये है कि जो प्लेंटिफ है, जो प्लेंटिफ है ना, जो ये प्लेंटिफ है जो सूट को लेकर गया है कोर्ट में, जो सूट को कोर्ट में लेकर गया है, जिसके पास प्रॉपर्टी है,
वो उसकी जो कंडीशंस हैं, वो क्या कंडीशंस रहेंगी? जो प्लेंटिफ है ना, वो कोई भी क्लेम इंटरेस्ट नहीं कर सकता। अगर वो इंटरेस्ट क्लेम क्लेम कर रहा है, तो वो इंटरप्लेटर सूट नहीं कहलाएगा। तो इसमें जो प्लेंटिफ है, इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा है, बट इसका भी एक एक्सेप्शंस रहेगा। एक्सेप्शंस क्या रहेगा? वो इंटरेस्ट तो क्लेम नहीं कर सकता, पर वो क्या क्लेम कर सकता है? चार्ज या फिर कॉस्ट। इसको एक एग्जांपल से समझे। फॉर एग्जांपल, जो प्लेंटिफ है, ए है, उसने घोड़े को रखा अपने पास, 2 या 3 दिन रखा। घोड़े को रखने के लिए उसका जो खर्चा हुआ है, उसका जो कॉस्ट आया है, वो कोर्ट से मांग सकता है कि मेरा इतना कॉस्ट आया है इसको रखने में, और ये मुझको ये मेरा कॉस्ट दिला दीजिए, और इस घोड़े को इसका राइट ओनर है उसको दे दीजिए। तो ये क्या क्लेम कर सकता है? कॉस्ट क्लेम कर सकता है, या चार्जेस, या फिर कोई भी, फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रॉपर्टी किसी ने मूल प्रॉपर्टी है उसका रखा, उसके बेस पे उसका जो चार्जेस बन रहा है वो कोर्ट उसको दिला देगी प्लेंटिफ को, एंड बाद में उसको डिस्चार्ज कर देगी। तो दूसरी कंडीशंस क्या रहेंगी? इंटरप्लेटर सूट से रिलेटेड पहली कंडीशन जैसे ये थी कि वो क्लेम, कोई भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकता, बट क्या क्लेम कर सकता है? चार्ज या कॉस्ट क्लेम कर सकता है। सेकंड कंडीशंस क्या रहेंगी? कि वो प्लेंटिफ है, जो ये प्लेंटिफ है ना, इसकी कोई भी मिली भुगत नहीं होनी चाहिए। इनमें से दोनों को किसी में भी, किसी भी पर्सन के साथ मिली भुगत नहीं होनी चाहिए। मीन्स कोई भी कल्यूजन नहीं होना चाहिए। कल्यूजन मीन्स कोई भी साजिश नहीं होनी चाहिए, कोई मिली भुगत नहीं होनी चाहिए। मीन्स ए बी या सी से मिला हुआ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए कहता है कि ये प्रॉपर्टी है जो सी को, कि मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी इंटरप्रेटर सूट के थ्रू दिलवा दूंगा, और मुझको इसका 0.5% दिला देना। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ ए प्लेंटिफ है, जो इसका कोई भी कल्यूजन नहीं होना चाहिए डिफेंडेंट्स के साथ। तो ये थी प्लेंटिफ की कंडीशन। अब हम देखेंगे कि इंटरप्लेटर सूट का जो प्रोसीजर क्या रहेगा, जो कि ऑर्डर 35 ऑफ द सीपीसी में दिया गया है। तो इसका प्रोसीजर ये है कि प्लेंटिफ है जो, जिसने कोई प्रॉपर्टी या फिर गुड्स वगैरह इनको पोजेस किया है, ओनर का उसको पता नहीं है, वो कोर्ट में गया है कि कोर्ट को ये जो रियल कंट्रोवर्सी है डिफेंडेंट्स के बीच में, इसको सॉल्व करे, रियल ओनर को ढूंढे और ये प्रॉपर्टी उसको दे दे। तो इसमें प्लेंटिफ इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकता, बट वो चार्ज या कॉस्ट क्लेम कर सकता है। तो उस सिचुएशंस में जब प्लेंटिफ कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट प्लेंटिफ को ऑर्डर कर सकती है। इसमें मे वर्ड यूज किया गया, कोर्ट में ऑर्डर। अगर प्लेंटिफ के पास सम अमाउंट ऑफ मनी है, तो कोर्ट प्लेंटिफ को अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करने को कह सकती है। अगर प्लेंटिफ के पास प्रॉपर्टी है, मूवेबल और इमूवेबल, अगर प्रॉपर्टी है प्लेंटिफ के पास, तो कोर्ट प्लेंटिफ को प्रॉपर्टी जमा करवाने के लिए कह सकती है। आफ्टर दैट कोर्ट क्या करेगा? अगर प्रॉपर्टी है या फिर मनी है, डिपॉजिट कर दिया मनी कोर्ट में, तो कोर्ट क्या प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर देगी। कोर्ट प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर देती है, एंड जो रियल कंट्रोवर्सी है डिफेंडेंट्स के बीच में, उनके बीच में सूट चलता है। तो ये था, डिस्चार्ज हो गया यहाँ पर प्लेंटिफ प्रोसीजर में। एंड आगे हम देखते हैं इंटरप्रेटर सूट है जो कौन फाइल नहीं कर सकता। इसमें क्या है कि कोई भी एजेंट अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं कर सकता, या फिर कोई भी टेनेंट है जो अपने ओनर के खिलाफ इंटरप्रेटर सूट फाइल नहीं कर सकता। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वो एज ए टेनेंसी को लेकर इंटरप्रेटर सूट नहीं फाइल कर सकता। सेम कॉन्सेप्ट दिया गया है सेक्शन 116 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें दिया गया है कि कोई भी टेनेंट या एजेंट है, वो है स्टॉप नहीं कर सकता। स्टॉपल नहीं, रूल ऑफ स्टॉपल प्रिंसिपल या एजेंट पे अप्लाई नहीं होगा।
तो ये था हमारा इंटरप्लेटर सूट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट।